जैसे ही ऋत्विक ने दुकान के भीतर कदम रखा, उसे अपनी ओर बढ़ते हुए उन खौफनाक जबड़ों को देखकर लगा कि उसका अंत करीब है। वह डर के मारे जड़ हो गया। यह हमला इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसके दिमाग में बिजली की रफ्तार से कई सवाल कौंध गए। यह जादुई जीव मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? क्या शहर के भीतर हत्या करना वर्जित नहीं था? क्या मैं आज यहीं मारा जाऊंगा? तभी उसकी रूह की गहराइयों में वह श्वेत कमल अचानक जाग उठा। वह धीमे धीमे घूमने लगा और ऋत्विक के पूरे शरीर में एक ऐसी शीतल लहर दौड़ गई जिसने उसके डर को जड़ से मिटा दिया। एक ही पल में उसकी घबराहट गायब हो गई और उसका दिमाग बिल्कुल साफ हो गया। ऋत्विक की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक पहनी चमक थी। उसने गौर किया कि उसके सामने झपट रहा वह विशाल 2 सिरों वाला गिद्ध अचानक एक धुंधली सलीटी परछाई में बदल गया है। ऋत्विक की आंखें सिकुड़ी और वह धीरे से बुदबुदाया, एक छलावा। अगले ही क्षण वह डरावना गिद्ध उसके शरीर के आर पार निकल गया और हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। ऋत्विक अभी भी वहीं खड़ा था, ये सोचकर कि आखिर ये क्या जादुई खेल था। ओह, तुमने मेरे छलावे को पहचान लिया। दुकान के सन्नाटे में एक हल्की हैरान भरी आवाज गूंजी। कौन है वहां? ऋत्विक सतर्क होकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई बड़ा इंसान नजर नहीं आया। नीचे देखो मूर्ख, ये क्या बला है? ऋत्विक की नजर जमीन की ओर गई और वह दंग रह गया। वहां एक छोटे कद का व्यक्ति खड़ा था। वह एक वृद्ध यक्ष था जिसकी त्वचा बहुत गोरी थी, सिर पूरी तरह चांद जैसा चमकदार और गंजा था, कान नुकीले थे और उसकी सफेद दाढ़ी बहुत घनी और लंबी थी। वह बमुश्किल 4 फीट लंबा था और उसने काले जूते, भूरे रंग का पायजामा और एक सफेद कुर्ता पहना हुआ था। जिस तरह ऋत्विक उस यक्ष को देख रहा था, वह यक्ष भी उतनी ही उत्सुकता से इस युवक को देख रहा था। आखिर ऋत्विक ने उसके जादुई छलावे को पकड़ लिया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ऋत्विक एक साधारण इंसान था जिसके शरीर में माना का कोई नामो निशान नहीं था। ऋत्विक की आंखें चमक उठीं। उसने उस यक्ष को देखा जो एक लंबी पाइप से धुआं उड़ा रहा था। वह उत्साह में नीचे झुककर बैठ गया और बोला, वाह, क्या आप एक वामन हैं? मैं पहली बार किसी इससे पहले कि ऋत्विक अपनी बात पूरी कर पाता, उस छोटे से यक्ष ने अपनी पाइप से ऋत्विक के माथे पर एक जोरदार टक्कर मार दी। मैं एक यक्ष हूं, वामन नहीं। हमें उन पत्थर जैसे मजबूत और जिद्दी वामनों से मत मिलाओ। यक्ष ने नाक सिकोड़ी और फिर से अपनी पाइप पीने लगा। ऋत्विक ने अपना माथा सहलाया और झुंझलाते हुए कहा, क्षमा करें महोदय। यक्ष ने सिर हिलाया। उसने ऋत्विक की आंखों में गहराई से झांका और पूछा, अब मुझे ये बताओ बालक, तुमने मेरे छलावे को कैसे पहचाना? भले ही वह एक छोटा सा मायावी मंत्र था, लेकिन तुम जैसे साधारण व्यक्ति के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन होना चाहिए था। ऋत्विक समझ गया कि वह एक जादुई भ्रम था। उसने यक्ष की ओर देखा और मन ही मन पुष्टि की, यह व्यक्ति एक शक्तिशाली साधक है। जब उस 2 सिरों वाले गिद्ध ने हमला किया था तो ऋत्विक ने महसूस किया था कि उसके भीतर के श्वेत कमल ने एक प्रतिध्वनि पैदा की थी। उसे पता था कि यह कमल की वजह से ही मुमकिन हुआ है, लेकिन वह यह बात इस बूढ़े यक्ष को नहीं बता सकता था। इसलिए उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पहचानने का क्या मतलब? मुझे बस सहज रूप से महसूस हो गया कि वह गिद्ध असली नहीं था। सहज एहसास? हाँ। यक्ष कुछ देर तक ऋत्विक की आंखों में सच ढूंढने की कोशिश करता रहा। ठीक है, जो भी हो। यक्ष ने लापरवाही से हाथ हिलाया और वापस अपने लकड़ी के काउंटर की ओर चल दिया, जैसे उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई हो। ऋत्विक उसके पीछे पीछे गया और पूछा, वैसे महोदय, आपने वे छलावा दिखाया ही क्यों? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यक्ष शरारत से मुस्कुराया और पाइप का एक और कश खींचा। बिना थोड़े रोमांच और मजे के भी भला क्या जिंदगी है? ऋत्विक ने अपनी आंखों को घुमाने की इच्छा को मुश्किल से दबाया। उसने दुकान के भीतर गौर से देखा तो पाया कि यह बाहर से जितनी छोटी दिखती थी, अंदर से उतनी ही विशाल थी। दीवारों पर लकड़ी की अनगिनत अलमारियां थीं, जिनमें हर तरह की जड़ी बूटियां, मसाले, दुर्लभ फूल और जड़ें सजी हुई थीं। दुकान के बीचों बीच ग्राहकों के बैठने के लिए एक छोटी सी जगह थी, जहां सुंदर सोफे और चाय की मेज रखी थी। पूरी दुकान में जड़ी बूटियों की एक बहुत ही सुखद और शांतिदायक महक फैली हुई थी। काउंटर के पीछे, जहां यक्ष बैठा था,
हजारों किताबें करीने से रखी हुई थीं। कुछ किताबें बिल्कुल नई लग रही थीं, तो कुछ इतनी पुरानी कि उनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। दूसरी दीवार पर अलग अलग रंगों की जादुई औषधियां यानी पोशंस रखे थे। ऋत्विक ने जो यादें सोखी थीं, उनकी बदौलत वह वहां रखी ज्यादातर चीजों को पहचान पा रहा था। वहां से एक घुमावदार सीढ़ी ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी, लेकिन ऋत्विक को नहीं पता था कि ऊपर क्या है। वह उस दीवार की ओर बढ़ा जहां औषधियां रखी थीं। वे सभी कांच की सुंदर शीशियों और बोतलों में बंद थीं। ऋत्विक की आंखें तब चमक उठीं जब उसकी नजर एक घाव भरने वाली औषधि पर पड़ी। वह तुरंत उसके पास गया और उसे हाथ में उठा लिया। उसने शीशी का ढक्कन खोला और उसकी ताजा खुशबू को सूंघा। ऋत्विक को बिना अनुमति चीजों को छूते देख यक्ष को गुस्सा आ गया। लड़के, बिना अनुमति। लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही फंसकर रह गए। बाग मधुमक्खी का शहद, पहाड़ी मॉस, चमकते हुए पौधों का अर्क, और इसमें किसी तरह का मिट्टी जैसा चूर्ण भी मिला हुआ है। मैं आखिरी चीज के बारे में पूरी तरह पक्का नहीं हूं। उसने यक्ष की ओर देखा और पूछा, महोदय, क्या यह मिट्टी जैसा चूर्ण आपके किसी प्रयोग का हिस्सा है? यक्ष सन्न रह गया। उसने पहले ऋत्विक को देखा, फिर उस औषधि को, फिर दोबारा ऋत्विक को देखा। यह लड़का साफ तौर पर एक साधारण इंसान है, फिर इसे इतना ज्ञान कैसे? उसने सोचा। उसने अविश्वास में पूछा, बालक, तुम्हें जड़ी बूटियों के बारे में इतना सब कैसे पता? मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ हो। ऋत्विक को तुरंत एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा बोल दिया है। उन औषधियों को देखकर वह खुद पर काबू नहीं कर पाया और अपनी नई यादों का इस्तेमाल कर बैठा। महोदय, मुझे बस किताबी ज्ञान है, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं तो अभी तक साधक भी नहीं बना हूं। बूढ़ा यक्ष काफी देर तक शांत रहा। फिर वह काउंटर से निकलकर ऋत्विक के पास आया। उसने ऋत्विक के हाथ से वह शीशी ली और सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, इसमें वह चूर्ण झील के कीड़ों के खोल से निकाला गया है। यह वाकई मेरे एक प्रयोग का परिणाम है। अच्छा, ऋत्विक ने सिर हिलाया। उसे समझ आया कि श्वेत कमल का ज्ञान बहुत विशाल है, लेकिन दुनिया की हर एक चीज उसमें समाहित नहीं हो सकती। दुनिया में अनगिनत गुप्त सामग्रियां और जड़ी बूटियां हैं। महोदय, मैं ये औषधि खरीदना चाहता हूं, ऋत्विक ने सम्मान से कहा। 5 प्लैटिनम मुद्राएं, यक्ष ने सपाट लहजे में जवाब दिया। या फिर तुम 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकते हो। ऋत्विक की सांसें अटक गईं। इतनी महंगी? यक्ष शरारत से मुस्कुराया और एक नया प्रस्ताव रखा। बेशक, मैं तुम्हें यह मुफ्त में भी दे सकता हूं। ऋत्विक तुरंत सतर्क हो गया। बदले में आप क्या चाहते हैं? हे, तुम जितने बुद्धू दिखते हो उतने हो नहीं। बूढ़ा यक्ष शरारत से मुस्कुराया। इस घाव भरने वाली औषधि के बदले मैं चाहूंगा कि तुम मुझे अपने जड़ी बूटी गुरु से मिलवाओ। यक्ष की नजरों में जो कुछ ऋत्विक ने अभी अभी किया था, सिर्फ देखकर और सूंघकर किसी औषधि की सामग्रियों को पहचान लेना, वो बिना एक उम्र की कड़ी साधना के मुमकिन नहीं था, वो भी एक साधारण इंसान के लिए। इसलिए यक्ष को पूरा यकीन था कि ऋत्विक को जड़ी बूटी विज्ञान सिखाने वाला साधक कोई असाधारण विशेषज्ञ होगा। और सिर्फ यही नहीं, ऋत्विक खुद भी इस क्षेत्र में एक विलक्षण प्रतिभा रहा होगा। अगर वो साधक बनने से पहले ही ऐसी चौंकाने वाली क्षमता दिखा रहा था, तो सोचिए, जब वो वास्तव में साधना शुरू करेगा और काढ़े बनाना सीखेगा, तब क्या होगा। यक्ष के ऋत्विक के गुरु से मिलने की इच्छा के पीछे का कारण भी बहुत सरल था, ज्ञान की भूख। साधकों के बीच जड़ी बूटी विशेषज्ञ और यंत्र शिल्पी बहुत दुर्लभ होते थे। इसलिए वो यक्ष किसी दूसरे विशेषज्ञ से मिलकर ज्ञान का आदान प्रदान करने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। मेरे जड़ी बूटी गुरु, भला मुझे उनके बारे में क्यों नहीं पता? ऋत्विक वहीं जड़ खड़ा रहा, ये सोचकर कि इस बूढ़े यक्ष ने आखिर ये नतीजा कैसे निकाला। टप, यक्ष ने अपनी पाइप से ऋत्विक के माथे पर फिर से एक हल्की चोट मारी। मूर्ख की तरह खड़े मत रहो, जवाब दो बालक। आह, ऋत्विक ने अपना माथा सहलाया जो अब तक सूज चुका था। उसने अपनी नम आंखों से यक्ष की ओर देखा। मैं ये सौदा नहीं कर सकता क्योंकि क्या? यक्ष ने बेसब्री से पूछा। ऋत्विक ने अपनी मुट्ठियां कसी और बड़ी सफाई से झूठ बोला। क्योंकि मेरे गुरु अब जा चुके हैं। जा चुके हैं? यक्ष की भौहें तन गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? ऋत्विक के चेहरे पर पुरानी यादों वाला एक भाव आया। ये लगभग 5 साल पहले की बात है। उस दिन आसमान में काले बादलों का डेरा था जो भारी बारिश का संकेत दे रहे थे। टप, मेरे धैर्य की परीक्षा मत दो लड़के, बूढ़ा यक्ष गरजा
और ऋत्विक के माथे पर फिर से प्रहार किया। सीधे मुद्दे पर आओ। ठीक है। ऋत्विक जमीन पर बैठ गया और आज्ञाकारी भाव से समझाने लगा। सच तो ये है कि जब मैं 10 साल का था, मेरी मुलाकात एक रहस्यमयी महिला से हुई जो बुरी तरह घायल थी। मैंने कई दिनों तक उनकी सेवा की और उनके घावों का उपचार किया, जब तक कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो गईं। मेरे इस उपकार के बदले उन्होंने मुझे जड़ी बूटी विज्ञान का वो सारा ज्ञान सिखाया जो वो जानती थीं। उन्होंने ही मेरी परीक्षा ली थी, जिससे पुष्टि हुई कि मेरे भीतर जादुई शक्तियों का अंश है। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में कुछ साल लगे। इस दौरान उन्होंने मुझे जड़ी बूटियों का सारा किताबी ज्ञान दिया, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपने प्रयोगों में मदद करने दी और औषधियाँ बनाने के अपने अनुभव भी साझा किए। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद वो दूर देशों की यात्रा पर निकल गईं। कहाँ, मैं नहीं जानता, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे नीलकमल एकेडमी में शामिल होने की सलाह दी थी। ऋत्विक ने यक्ष की आंखों में आंखें डालकर ये खूबसूरती से गढ़ा हुआ झूठ बोला। बेशक इसमें कुछ सच भी मिला हुआ था। ये सच था कि उसे अपने कस्बे में एक भटकती हुई साधिका मिली थी जिसने उसकी प्रतिभा को पहचाना था और उसे नीलकमल एकेडमी का रास्ता दिखाया था। लेकिन बाकी की कहानी पूरी तरह काल्पनिक थी। यक्ष ने अपनी घनी सफेद दाढ़ी सहलाई और धीरे धीरे सिर हिलाया। तो एक छोटे से नेक काम ने तुम्हें साधक बनने के रास्ते पर खड़ा कर दिया है? जी महाराज, ऋत्विक ने सिर हिलाया। और लगता है तुम्हारे पास जड़ी बूटी विज्ञान की प्राकृतिक समझ भी है, यक्ष बुदबुदाया। कुछ पलों बाद यक्ष की दिलचस्पी कम हो गई, क्योंकि वो उस साधिका से नहीं मिल सकता था जिसने ऋत्विक को पढ़ाया था। वो वापस काउंटर की ओर बढ़ा और एक किताब पढ़ने लगा। खैर, अगर ऐसा है तो कुछ नहीं किया जा सकता। 5 प्लैटिनम मुद्राएं दो और औषधि तुम्हारी हुई। क्या मुझे थोड़ी छूट मिल सकती है? ऋत्विक ने धीरे से पूछा। काफिले के उन बच्चों से वसूली करने के बाद उसके पास केवल 13 प्लैटिनम सिक्के, 323 स्वर्ण सिक्के और कुछ चांदी कांस्य सिक्के बचे थे। उसे पता चला था कि एक आदमी की प्रवेश फीस 10 प्लैटिनम मुद्राएं हैं, इसलिए वो औषधि पर प्लैटिनम खर्च नहीं करना चाहता था। ऋत्विक को बेशर्मी से छूट मांगते देख यक्ष चिल्लाया, दफा हो जाओ यहां से। शांत हो जाइए, गुस्सा होने की जरूरत नहीं। ऋत्विक ने दर्द भरे चेहरे के साथ 50 स्वर्ण सिक्के निकाले और यक्ष को दे दिए। ये लीजिए। कंजूस कहीं का। ऋत्विक की भारी पैसों की पोटली को देखकर यक्ष ने उपहास किया। ऋत्विक ने वो औषधि ली और बड़ी सावधानी से अपनी जेब में रख ली। फिर उसने यक्ष से विदा ली। धन्यवाद महाराज, फिर मिलेंगे। इतना कहकर वो मुड़ा और दुकान से बाहर निकल गया। यक्ष के जाने के बाद बूढ़े यक्ष के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक हल्की मुस्कान आ गई। कितना दिलचस्प छोटा बालक है। शर्मा जी के विश्राम गृह में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? एक सुनहरे बालों वाली युवती ने, जिसने हरे रंग की कढ़ाई वाला श्वेत वस्त्र पहना था, ऋत्विक का स्वागत एक उज्जवल मुस्कान के साथ किया। वो रिसेप्शन डेस्क के पीछे खड़ी थी, जो बेहतरीन लकड़ी से बना था। यक्ष की दुकान छोड़ने के बाद वो सीधे उस विश्राम गृह में आया जिसकी सलाह एलेक्स ने दी थी। वैसे भी अंधेरा होने लगा था और ऋत्विक बाहर नहीं रुकना चाहता था। मुझे एक कमरा चाहिए, 1 हफ्ते के लिए। ऋत्विक सीधे मुद्दे पर आया। महाराज, क्या आप अकादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, ऋत्विक ने सिर हिलाया। बहुत अच्छे। छूट के बाद कुल 10 चांदी और 50 कांसे के सिक्के होंगे, युवती ने जवाब दिया। इतने महंगे? ऋत्विक के मुंह से निकला। युवती की आंखें झपकी और उसने अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। वो सोचने लगी कि आखिर ये कंजूस लड़का आया कहां से है। फिर भी उसने शालीनता से जवाब दिया, महाराज, ये शहर का बेहतरीन विश्राम गृह है और इस राशि में दिन में 3 बार का शानदार भोजन भी शामिल है। अगर छात्र की छूट ना होती तो आपको इसका 3 गुना भुगतान करना पड़ता। दिन दहाड़े लूट है, ऋत्विक अपने मन में चिल्लाया। फिर भी उसने पैसे निकाले और पूरा भुगतान कर दिया। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद ऋत्विक की उम्र का ही एक लड़का, जिसने काले कपड़े पहने थे, उसे कमरे की ओर ले गया। इस तरफ आइए महाराज। ऋत्विक उसके पीछे पीछे इमारत के बीचों बीच स्थित उस विशाल खुले आंगन की ओर बढ़ा जहां वो विशाल वृक्ष था। ये देखकर वो दंग रह गया कि लोग वास्तव में उस जीवित वृक्ष के भीतर रह रहे थे। वो लड़का ऋत्विक को उसके कमरे में ले आया, जो उस वृक्ष के तने के मध्य भाग में था। उसने सम्मान से सिर झुकाया और चला गया। वाओ, ऋत्विक ने अपनी चमकती आंखों से कमरे को देखा। ये जगह तो वाकई आलीशान है। उसने कमरा देखने में अपना समय लिया। जब वो आखिरकार बालकनी पर गया और बाहर का नजारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। दक्षिणी क्षेत्र की अनगिनत पत्थर की इमारतों और हरियाली से भरे ऊंचे वृक्षों के पार वो जादुई पुल खड़ा था जो इसे उत्तरी क्षेत्र से जोड़ता था। सूरज ढल चुका था और आसमान मखमली गहरे नीले रंग में रंग गया था। रात के आकाश में दोनों चंद्रमा
रोहिणी और चित्रा ऊंचाई पर चमक रहे थे और नीचे की धरती को अपनी अलौकिक दूधिया रोशनी से नहला रहे थे। चंद्र सेतु, जो निर्विवाद रूप से चंद्रपुर की सबसे प्रसिद्ध पहचान थी, दोनों चंद्रमाओं की चमक को परावर्तित कर रहा था और किसी हीरे की तरह जगमगा रहा था। अपनी बालकनी से ऋत्विक इस विस्मयकारी दृश्य को देख रहा था और खुद को चकित होने से नहीं रोक सका। कितना सुंदर है! वो पुल ऐसा लग रहा था मानो हजारों छोटे सितारों से मिलकर बना हो। ऋत्विक ने अपने जीवन में कभी इतनी भव्य चीज नहीं देखी थी। उसने कुछ मिनटों तक उसे निहारा और फिर भावुक होकर एक लंबी सांस ली। जादू की दुनिया वाकई अद्भुत है। वो वापस अपने कमरे में आया और सोफे पर बैठ गया। उसने बड़ी सावधानी से अपने बाएं हाथ की खून से सनी पट्टी को खोलना शुरू किया। इस दौरान दर्द के मारे उसका चेहरा खिंच गया। फिर उसने वो घाव भरने वाली औषधि निकाली, उसका ढक्कन खोला और उसे एक ही बार में गटक गया। उसके मुंह में पहले एक मीठा स्वाद घुला, जिसके तुरंत बाद हल्का कड़वापन महसूस हुआ। 1 मिनट के भीतर ही उसे अपने बाएं हाथ में खुजली जैसा एहसास होने लगा, जो हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ता गया। ऋत्विक ने दांत भींच लिए और अपना पूरा ध्यान घायल हाथ पर लगा दिया। धीरे धीरे उसकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ने लगीं, नसें और मांसपेशियां खुद ब खुद अपनी जगह पर लौटने लगीं। ये प्रक्रिया 1 मिनट तक चली और अंत में त्वचा भी पूरी तरह नई हो गई। कुछ ही पलों में उसका वो हाथ, जो शायद हमेशा के लिए बेकार हो सकता था, पूरी तरह ठीक हो गया। जो चोट मुझे जीवन भर के लिए अपाहिज बना सकती थी, वो चंद मिनटों में ठीक हो गई। ऋत्विक की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने उस हाथ को घुमा कर देखा। औषधि का चमत्कार देखने के बाद उसने स्नान किया और खुद को तरोताजा किया। फिर वो बिस्तर पर चढ़ा और उसकी मखमली कोमलता का आनंद लेते हुए उछल पड़ा। कितना नर्म और शानदार है। थोड़ी देर खिलवाड़ करने के बाद वो आखिरकार लेट गया और लकड़ी की छत को घूरने लगा। 7 दिनों में परीक्षा शुरू होगी। मैं एकेडमी में शामिल होने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ ऋत्विक जल्द ही गहरी नींद में सो गया। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया और नीलकमल अकादमी की प्रवेश परीक्षा का वो ऐतिहासिक दिन आखिरकार आ ही गया। दक्षिणी क्षेत्र की पत्थर वाली सड़कों पर चलते हुए ऋत्विक की आंखों में उत्साह और उम्मीद साफ झलक रही थी। उसने गहरे नीले रंग का कुर्ता पहना था, जिस पर सफेद रंग की सिलाई थी। उसकी आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थीं, जिससे उसकी मजबूत भुजाएं दिखाई दे रही थीं। उसने सफेद सूती पायजामा और काले जूते पहने थे। उसकी वेशभूषा साफ सुथरी थी, लेकिन उसे इतनी बार धोया गया था कि वो घिसकर पुरानी पड़ गई थी। उसके कोयले जैसे काले बाल बीच से 2 हिस्सों में बटे थे। हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उसके बाल काफी बढ़ गए थे और अब उसके कंधों तक पहुंच रहे थे। शर्मा जी के विश्राम गृह से अकेडमी के प्रवेश द्वार की दूरी महज कुछ 100 मीटर थी। जल्द ही ऋत्विक को वो संगमरमर का विशाल द्वार दिखाई देने लगा। यही अकेडमी का मुख्य प्रवेश द्वार था। लेकिन वहां पहुंचते ही वो दंग रह गया। इतने सारे लोग! वो अचंभे से बुदबुदाया। सैकड़ों बच्चे अकेडमी के बाहर एक कतार में अनुशासित ढंग से खड़े थे। एक अनुमान के मुताबिक वहां कम से कम 500 बच्चे जमा थे। लगता है पूरे निशा साम्राज्य और दक्षिण संघ के अन्य राज्यों से बच्चे यहां दाखिला लेने आए हैं, ऋत्विक ने सोचा और शांति से कतार के अंत की ओर बढ़ गया। हे, सब इस लड़के को देखो। इसे क्या लगता है ये कहां आ गया है? क्या जोकर है? क्या रास्ता भटक गया है? वापस अपने खेतों में जाओ मजदूर। जब पास खड़े बच्चों ने ऋत्विक को कतार में देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। भले ही ऋत्विक के कपड़े साफ थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत साधारण थी। वो साफ तौर पर उन अमीरजादों के बीच अलग थलग दिख रहा था। ऋत्विक ने सबको नजरअंदाज किया और अपनी आंखें बंद करके हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा रहा। हालांकि उसे उन कड़वी बातों से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस समय अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका पूरा ध्यान परीक्षा पर था। ऋत्विक के ठीक आगे खड़े एक झाइयों वाले लड़के ने सोचा कि थोड़ा मजा लिया जाए। वो मुड़ा और ऋत्विक को डराने वाली नजरों से देखने लगा। ओए गरीब, जाकर अपने मवेशियों को चरा, यहाँ क्या कर रहा है? इस पर आसपास के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन ऋत्विक अडिग रहा। ये देख वो लड़का चिढ़ गया और उसने मजबूती से ऋत्विक का कंधा पकड़ा और फिर से कहा, कमीने सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा वापस अपने। लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। ऋत्विक ने अपनी गहरी काली आंखें खोलीं और उस लड़के को घूरा। दफा हो जा। उस झाइयों वाले लड़के के पैर कांपने लगे और वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। जब उसने ऋत्विक की आंखों में देखा तो उसे लगा जैसे उसके दिमाग में अचानक तेज दर्द हुआ हो। ये एहसास उसे रूह तक डरा गया। वो ऋत्विक से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो तुरंत वहां से हटा और भाग खड़ा हुआ और कतार में सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया, ऋत्विक से काफी दूर। बाकी बच्चे ये देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि वो लड़का कायर है,
लेकिन इस घटना के बाद किसी ने ऋत्विक को दोबारा परेशान नहीं किया। पिछले एक हफ्ते में ऋत्विक ने अपना पूरा समय आत्माओं को सोखने में बिताया था। दर्जनों विभिन्न प्रकार के सफेद कणों को सोखने के बाद उसकी अपनी आत्मा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी। ऋत्विक की आत्मा से अब अनजाने में ही एक सूक्ष्म दबाव निकलने लगा था। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। उसकी आत्मा ऋत्विक की शक्तिशाली आत्मा के दबाव को सह नहीं पाई। हकीकत तो ये थी कि ऋत्विक की आत्मा अब इतनी ताकतवर हो चुकी थी जितना कि कोई श्रेणी 1 रैंक 1 का नया साधक होता है। हालांकि उस श्वेत कमल के भीतर इतनी सारी आत्माओं को सोखने के बाद अब उसे भारीपन महसूस होने लगा था। उसे लगा कि जल्द ही वो उस सीमा तक पहुंच जाएगा जहां वो और कण नहीं सोख पाएगा। तभी गहरे हरे रंग के चोगे पहने कुछ लोग, जिनके सीने पर चौपत्तिया कमल का चिन्ह था, अकेडमी से बाहर निकलकर बच्चों के सामने खड़े हो गए। उनके बीच खड़े एक वृद्ध व्यक्ति ने ऊंची आवाज में घोषणा की, नील कमल अकादमी की प्रवेश परीक्षा अब शुरू होती है, सब मेरे पीछे आओ। पहली बार ये बच्चे नील कमल अकेडमी के परिसर के भीतर दाखिल हुए थे। उनके चेहरों पर उत्साह और गर्व साफ झलक रहा था। सभी बच्चे उन साधकों के पीछे पीछे पूरी आज्ञाकारिता के साथ चल रहे थे। किसी में भी अनुशासन तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। एकेडमी का परिसर हरियाली से सराबोर था। कई दुर्लभ वृक्षों और छोटे छोटे तालाबों के बीच सुंदर नक्काशी वाले पत्थर और लकड़ी के स्तंभों वाली इमारतें खड़ी थीं। उनकी वास्तुकला इतनी भव्य थी कि बच्चे उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। कुछ मिनटों के पैदल सफर के बाद समूह अंततः एक विशाल खुले मैदान में रुका जहां दर्जनों तंबू लगे हुए थे। साधक मुड़े और वही वृद्ध व्यक्ति जो वरिष्ठ साधक थे फिर से बोले, ये पहली बाधा है जिसे तुम सबको पार करना होगा, योग्यता परीक्षा। सैकड़ों बच्चों के बीच अचानक शोर मच गया, लेकिन अगले ही पल वृद्ध साधक ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर एक बच्चे को वो ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे वे उनके कान के पास ही खड़े होकर बोल रहे हों। हम अपने छात्रों से जिस न्यूनतम योग्यता की अपेक्षा रखते हैं वो है सी ग्रेड। इससे नीचे आने वाले को तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। नीलकमल एकेडमी अपना समय और संसाधन उन लोगों पर बर्बाद नहीं करेगी जिनके पास इस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रतिभा नहीं है। अब सभी बच्चे साफ तौर पर नर्वस दिख रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि योग्यता परीक्षा में भी कोई कट ऑफ होगा। वहां मौजूद हर छात्र को पता था कि उनके भीतर जादू का अंश है, लेकिन वो किस श्रेणी का है ये कोई नहीं जानता था। ऋत्विक इस श्रेणी वाली व्यवस्था को लेकर उलझन में था। उसने अपने पास खड़े एक लड़के से पूछा, सुनिए, ये योग्यता श्रेणियां कितनी होती हैं? ऋत्विक के पास खड़े एक मोटे लड़के ने, जिसने सुनहरी सिलाई वाला शानदार रेशमी काला चोगा पहना था, उसे अजीब नजरों से देखा। तुम्हें ये भी नहीं पता? ऋत्विक अपनी झेप मिटाते हुए मुस्कुराया और कोई बहाना ढूंढने लगा, लेकिन अगले ही पल उस मोटे लड़के ने खुद ही समझाना शुरू कर दिया। खैर, मुझे लगता है जहां से तुम आए हो वहां ये आम जानकारी नहीं होगी। ये लड़का, ऋत्विक ये देखकर हैरान था कि कोई रईस बच्चा उसके पहनावे के आधार पर उसे बिना आके इतनी शिष्टता से बात कर रहा था। उसके लिए ये पहला अनुभव था। मोटे लड़के ने अपनी बात जारी रखी। कुल 5 श्रेणियां होती हैं, ए, बी, सी, डी और एफ। ए सबसे ऊंची श्रेणी है और एफ सबसे खराब। 1 मिनट रुकिए, ऋत्विक ने उसकी बात काटी। ई को क्या हुआ? दिलचस्प सवाल है। मोटे लड़के की आंखें झपकीं और वो गहरी सोच में पड़ गया। रहने दो, छोटी छोटी बातों पर तनाव मत लो। जैसा मैं कह रहा था, ए सर्वोच्च है और एफ सबसे खराब। योग्यता ये तय करती है कि एक साधक अपने मार्ग पर कितनी दूर तक जा सकता है। उच्च श्रेणी का मतलब है कि उस व्यक्ति के उच्च रैंक तक पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा है। समझ गया, ऋत्विक ने समझदारी में सिर हिलाया। उसने उस मोटे लड़के की ओर हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, समझाने के लिए धन्यवाद, मैं ऋत्विक हूं। लड़के ने हाथ मिलाया। मैं गजानन हूं। वैसे तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, है ना? नहीं, मैं हस्तिनापुर से। ऋत्विक जवाब देने ही वाला था कि तभी साधक की आवाज से उनकी बातचीत रुक गई। अब तुम सब एक एक करके तंबुओं के अंदर प्रवेश करो, साधक ने निर्देश दिया। गजानन ने ऋत्विक को थम्स अप का इशारा किया। दूसरी तरफ मिलते हैं। ऋत्विक मुस्कुराया, शुभकामनाएं। उसने गजानन को मटकते हुए दूर जाते देखा। ऋत्विक मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, लगता है सभी अमीर बच्चे घमंडी नहीं होते। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में ऋत्विक एक तंबू के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। वो अपने से पहले वाले छात्र के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ पलों बाद तंबू के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, अगला। ऋत्विक ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। तंबू बाहर से जितना छोटा लग रहा था, अंदर से उतना ही विशाल था। बीच में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जिसने भी चौपत्तिया कमल के निशान वाला गहरा हरा चोगा पहना था। जब तक तुम सह सको, इस यंत्र के केंद्र में खड़े रहो, उस व्यक्ति ने फर्श पर बने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए सपाट लहजे में कहा।
वो चित्र कई तरह की ज्यामितीय आकृतियों से बना था जिसे ऋत्विक पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। जी, ऋत्विक ने सिर हिलाया और उस यंत्र के बीचों बीच खड़ा हो गया। अगले ही पल उस व्यक्ति ने हवा में अपनी उंगलियों से कुछ मुद्राएं बनाई और उस यंत्र की रेखाएं और आकृतियां एक चमकदार नारंगी रोशनी से जगमगा उठी। ऋत्विक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्थिर खड़ा रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। अंततः ऋत्विक के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी और उसका शरीर कांपने लगा। उसे अपने शरीर और दिमाग पर एक भारी दबाव महसूस होने लगा। हालांकि उसके दिमाग पर पड़ने वाला दबाव उसके शरीर के मुकाबले बहुत हल्का, लगभग ना के बराबर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पानी के सैकड़ों मील नीचे डुबो दिया गया हो और वो दबाव उसके शरीर को कुचलने की कोशिश कर रहा हो। ऋत्विक ने दर्द के मारे अपने दांत भींचे और कराहते हुए बोला, अब और नहीं। अगले ही पल यंत्र की रोशनी बुझ गई। उस व्यक्ति ने उसे निष्क्रिय कर दिया था। उसने समय देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बहुत अच्छे, बी ग्रेड योग्यता, हालांकि तुम बिल्कुल सीमा पर हो। उफ, ऋत्विक ने राहत की सांस ली और अपने माथे का पसीना पोंछा। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और मन ही मन बुदबुदाया, मैं पास हो गया। अब ये फॉर्म भरो और पीछे के रास्ते से अगले तंबू की ओर जाओ। ऋत्विक के प्रति उस व्यक्ति का व्यवहार अब काफी दोस्ताना था। उसने ऋत्विक को एक कागज थमाया और बाहर जाने का रास्ता दिखाया। ऋत्विक ने साधक से कलम ली और अपनी सारी जानकारी, जैसे पूरा नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, प्राप्त योग्यता आदि भर दी। इसके बाद वो तंबू से बाहर निकला और एक दूसरे खुले मैदान में आया। वहां वो सबसे करीबी तंबू की ओर बढ़ा और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। जब उसने चारों ओर देखा तो पाया कि बच्चों की भीड़ अब पहले के मुकाबले काफी कम हो गई थी। कट ऑफ वाकई बहुत सख्त है। मुझे डर है कि आधे बच्चे तो पहली परीक्षा भी पार नहीं कर पाए होंगे। वास्तव में केवल 55% बच्चे ही पहली परीक्षा पार कर पाए थे और ये संख्या अगली परीक्षा में और भी कम होने वाली थी। अंदर आओ। तंबू के भीतर से एक महिला की आवाज आई। ऋत्विक अंदर गया और पाया कि ये तंबू पिछले वाले के मुकाबले काफी छोटा था। बीच में एक साधारण लकड़ी की मेज और 2 कुर्सियां थीं। गहरे लाल बालों वाली एक युवती एक कुर्सी पर बैठी हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अपना फॉर्म मुझे दो। जी, ये लीजिए। ऋत्विक ने फुर्ती से दोनों हाथों से फॉर्म उसे दिया और खड़ा रहा। तुम बैठ सकते हो। युवती ने फॉर्म लिया और शालीनता से कहा। जैसे ही ऋत्विक घबराहट में कुर्सी पर बैठा और सोचने लगा कि यह परीक्षा किस बारे में होगी, युवती ने मधुर स्वर में कहा, बी ग्रेड योग्य का। बहुत शानदार ऋत्विक, अब हम विश्लेषणात्मक परीक्षा शुरू करेंगे। युवती ने अपनी उंगलियां चटकाईं और ऋत्विक के ठीक सामने हवा में एक सुंदर ज्यामितीय आकृति प्रकट हुई। हालांकि यह आकृति अधूरी थी। इसमें कुछ रेखाएं, कोण और आकृतियां गायब थीं। इस ज्यामितीय मॉडल को पूरा करो। मैं इसे कैसे पूरा करूं? ऋत्विक ने घबरा कर पूछा। वो पूरी तरह अनजान था। युवती शरारत से मुस्कुराई और बोली, यही तो इस परीक्षा का मकसद है। क्या? ऋत्विक हक्का बक्का रह गया। वो ऐसी चीज को कैसे पूरा कर सकता था जिसके बारे में उसे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था? युवक के चेहरे के भाव देखकर वो महिला मुस्कुराई। तुम्हारे पास इस परीक्षा को पूरा करने के लिए केवल 2 मिनट है। तुम्हारा समय अब शुरू होता है। ऋत्विक तुरंत हकीकत में वापस आया। क्या समय की सीमा भी है? लेकिन उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देखती रही। ये देखकर कि वो महिला उसकी कोई मदद नहीं करने वाली, ऋत्विक ने अपने दांत भींचे और अपना पूरा ध्यान हवा में तैरते उस चमकते हुए ज्यामितीय मॉडल पर केंद्रित कर दिया। वो उन आकृतियों और गायब हिस्सों को गौर से देखने लगा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर करना क्या है। उसने करीब आधे मिनट तक उन रेखाओं और कोणों का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर अचानक उसके दिमाग में प्रेरणा की एक बिजली सी कौंधी। ऐसा लग रहा है जैसे ये आकृतियां और रेखाएं एक दूसरे का प्रतिबिंब है। नहीं, ये सही नहीं है। ऋत्विक का दिमाग बिजली की रफ्तार से काम कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से आत्माओं को सोखने का असर अब साफ दिखने लगा था। उसकी सोचने की प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज और स्पष्ट हो गई थी। उसकी आंखें लगातार एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर दौड़ रही थीं। वो धीरे से बुदबुदाया, ऊपरी बायां हिस्सा निचले बाएं हिस्से का प्रतिबिंब है। समानांतर रेखाएं एक दूसरे को दोहरा रही हैं। मैं समझ गया, ये एक त्रिआयामी 3D आकृति है। सामने बैठी महिला की आंखों में चमक आ गई। ऋत्विक ने अपना हाथ बढ़ाया और मॉडल के एक बिंदु को छुआ। फिर उसने एक रेखा खींची और उसे दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। ऋत्विक की हरकत के साथ ही हवा में जादू से एक नई रेखा बन गई। 1 मिनट बीत चुका था। ऋत्विक एक के बाद एक बिंदुओं को जोड़ता गया, रेखाएं और आकृतियां बनाता गया। शुरू में उसकी गति धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी तेजी से सब कुछ जोड़ने लगा जैसे वो किसी सहज वृत्ति के वश में हो। उसके हाथ हवा में किसी कलाकार की तरह चल रहे थे, जैसे वो कोई अद्भुत पेंटिंग पूरी कर रहा हो।
समय सीमा समाप्त होने में कुछ ही सेकंड बाकी थे जब ऋत्विक ने अंतिम आकृति को जोड़ा और उस मॉडल को पूरा कर दिया। जैसे ही वो ज्यामितीय मॉडल पूरा हुआ, उसमें से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और वो रोशनी के नन्हे कणों में बिखर गया। आखिरकार हो गया। ऋत्विक ने राहत की सांस ली। फिर उसने सामने बैठी महिला की ओर देखा, जिसका मुंह खुला का खुला रह गया था, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। क्या सब ठीक है? महिला की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर ऋत्विक थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हाँ, सब ठीक है। महिला ने खुद को संभाला और ऋत्विक की ओर देखा। अतुलनीय कार्य। तुम पीछे के रास्ते से अगली परीक्षा के लिए जा सकते हो। जी धन्यवाद। ऋत्विक खड़ा हुआ और तंबू से बाहर निकल गया। लाल बालों वाली वो महिला ऋत्विक को जाते हुए देखती रही और अचंभे से सोचने लगी, कितनी भयानक विश्लेषणात्मक शक्ति है इसकी। वो ज्यामितीय आकृति असल में एक श्रेणी एक मंत्र का अधूरा मॉडल था। आमतौर पर बिना किसी जादुई ज्ञान के किसी साधारण व्यक्ति के लिए उसे पूरा करना नामुमकिन था। अकादमी की शर्त केवल 25% मॉडल पूरा करने की थी ताकि छात्र पास हो सके। ये परीक्षा न केवल विश्लेषण की क्षमता को जांचती थी, बल्कि छात्र की समझ को भी परखती थी। नीलकमल अकादमी के लंबे इतिहास में केवल मुट्ठी भर छात्र ही इस दूसरी परीक्षा को पूरी तरह हल कर पाए थे, और वे सभी आगे चलकर अत्यंत शक्तिशाली साधक बने। ऐसी परीक्षा को पूरा करने का मतलब था कि भविष्य में जटिल मंत्रों को समझने और उन्हें याद करने में ऋत्विक को बहुत कम कठिनाई होगी। मुझे तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। इस लड़के पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। महिला ने अपने चोगे से एक छोटी गोलाकार डिस्क निकाली, उसमें अपनी शक्ति झोंकी और जानकारी आगे भेज दी। अनजाने में ऋत्विक ने एकेडमी में प्रवेश करने से पहले ही हलचल मचा दी थी। तंबू से बाहर निकलने पर ऋत्विक ने खुद को एक बड़े चौक में पाया। वहां की सड़कें सफेद ईंटों से बनी थीं और किनारे पर सुंदर लैंप पोस्ट थे। उसके सामने एक भव्य 3 मंजिला इमारत खड़ी थी। चौक के बीचों बीच एक विशाल और शानदार फव्वारा था। कई बच्चे उस फव्वारे के आसपास बैठे थे। कुछ सड़कों के किनारे घास पर आराम कर रहे थे। ये वे बच्चे थे जिन्होंने पहली 2 परीक्षाएं पास कर ली थीं और बहुत खुश थे। ऋत्विक ने पास ही एक छायादार पेड़ ढूंढा और उसके नीचे बैठ गया। उसने घास का एक तिनका मुंह में दबाया और आंखें बंद कर लीं। वो सोचने लगा, साधक एलेक्स के अनुसार आखिरी परीक्षा युद्ध कौशल की होगी। ना जाने मेरा प्रतिद्वंदी कौन होगा। अचानक एक परिचित आवाज ने उसे पुकारा, ऋत्विक। ऋत्विक ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि गजानन खुशी से झूमता हुआ उसकी ओर दौड़ रहा था। गजानन, तुम भी पास हो गए? ऋत्विक ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गजानन हाफते हुए ऋत्विक के पास पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो जोर से हंसने लगा। बिल्कुल, मैं कैसे पीछे रह सकता था। तुम्हारी योग्यता क्या रही? बी ग्रेड, ऋत्विक ने जवाब दिया। ओह, मेरी भी वही है, गजानन चहका। वैसे गजानन, बी ग्रेड बहुत आम है। हाँ भी और नहीं भी, गजानन ने समझाया। आमतौर पर ए और बी ग्रेड बहुत दुर्लभ होते हैं, खासकर ए ग्रेड। किसी भी बड़े संगठन में उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला जाता है, लेकिन यहाँ नीलकमल अकादमी में बी ग्रेड के छात्र आम माने जाते हैं, क्योंकि ये अकादमी केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को चुनती है। समझ गया, ऋत्विक ने सिर हिलाया। वो सोचने लगा कि क्या उसकी वर्तमान योग्यता उस श्वेत कमल के निरंतर पोषण का परिणाम है, और क्या ये भविष्य में और बढ़ सकती है। हालांकि वो पक्का नहीं था। ये सोचते हुए उसने पूछा, क्या किसी व्यक्ति की योग्यता बढ़ सकती है? गजानन ने मजाक में अपनी जांघ थपथपाई। भले ही विश्लेषण और युद्ध का कौशल समय के साथ सुधारा जा सकता है, लेकिन योग्यता नहीं। ये वो चीज है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। जैसा मैंने सोचा था, ऋत्विक ने सिर हिलाया। अचानक फव्वारे के सामने वाली बड़ी इमारत के दरवाजे खुले और गहरे हरे चोगे पहने दर्जनों साधक बाहर आए। उनका दबदबा और व्यवहार ऐसा था कि हर कोई सम्मान में झुक जाए। वे संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे आए और छात्रों के सामने रुक गए। शुरुआत में 700 से ज्यादा छात्र थे, लेकिन अब केवल 350 के आसपास बचे थे। एक वृद्ध महिला, जिसने गहरे नीले रंग का वस्त्र और वैसी ही नुकीली टोपी पहनी थी, आगे बढ़ी और बोली, मैं नीलकमल अकादमी की मुख्य आचार्य हूँ। आप सब मुझे प्रोफेसर गॉडफ्री कहकर संबोधित कर सकते हैं। वहां मौजूद बच्चे दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुख्य आचार्य अचानक प्रकट हो जाएंगी। प्रोफेसर गॉडफ्री ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहना जारी रखा, भले ही प्रवेश परीक्षा में 3 चरण होते हैं, लेकिन अकादमी में दाखिले के लिए केवल पहले 2 चरण ही अनिवार्य हैं। अंतिम परीक्षा का उपयोग केवल प्रथम वर्ष की रैंकिंग तय करने के लिए किया जाएगा। बच्चे उलझन में थे, लेकिन कुछ छात्र आचार्य की बात समझ गए और वे खुशी से उछल पड़े। छात्रों के उलझे हुए चेहरे देखकर प्रोफेसर गॉडफ्रे हंस पड़ी। इसका अर्थ है कि तुम सबने नीलकमल अकादमी की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। नीलकमल अकादमी में तुम्हारा स्वागत है।